देखो ये चैप्टर ऐसा है कि मोस्टली कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि इसको कैसे लिखा जाए। तो हम एक चीज बता दे रहे हैं कि आपको जो मर्जी जैसे लिखना समझ में आए वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी कई जगह आप देखोगे सॉल्यूशन, अगर एनसीईआरटी का देखोगे तो बहुत थ्योरेटिकली लिखा है, पैराग्राफ में समझाया है। बट ये समझना कि जो भी लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आए, दैट्स ऑल। बस इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप थ्योरी में लिखो, चाहे आप उसको मैथमेटिकल नोटेशन के थ्रू लिखो, चाहे आप दोनों चीज कंबाइन करके लिखो, इससे कोई मीनिंग नहीं है। तो कोशिश करना कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिलेशन के लिए। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बिगिनिंग से। ठीक, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सेट्स। आई थिंक सेट सबको पता होगा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं सेपरेटिंग बाय कॉमा। कॉमा से हर एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट को सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं। छोटा सा रिकैप दे रहे हैं, तो इस तरह से शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, कोई भी आइटम्स रिपीट नहीं किया जाता है। सेट्स से बनता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, लेट सेट A is equal to let us take 1 2 3। ये हमने दो सेट्स लिए। तो अब आप में से कितने लोगों को आता है हमें नहीं पता, लेकिन हम ट्राई करते हैं। A क्रॉस B पता है कैसे निकलता है? A क्रॉस B का मतलब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? A क्रॉस B का मतलब हो गया कि आप A के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर्स फॉर्म करना है आपको। ऑर्डर पेयर्स में पहला एलिमेंट जो होगा वो A सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो B सेट को बिलोंग करेगा। मतलब A क्रॉस B क्या आया? अगर हम एग्जांपल मतलब ये फॉर्म में लिखें तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, वेयर x, y आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये जो फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट A क्रॉस B को प्रोवाइड करेगा। हम निकाल भी रहे हैं समझाने के लिए। देख लो कोई छूट ना गया, कोई छूट गया हो तो बता देना। आप काउंट भी कर सकते हो। आपको ये पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आपका 4 है, तो आपका A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B should be equal to number of elements in A into number of elements in B, that is 3 into 4, that is 12। टोटल 12 एलिमेंट्स आपके यहाँ आए होंगे क्रॉस बी। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ये आपका निकल करके आया। अब इसमें से कुछ पेयर्स, इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर्स को हम एक रिलेशन बनाते हैं। हम इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर्स ले रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे एक रिलेशन आर ले रहे हैं। आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, ठीक है ना? आर इज डिफाइंड, आर इज अ रिलेशन, आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। कैसे डिफाइंड हो रहा है आर? आर डिफाइंड हो रहा है आपका, आर डिफाइंड हो रहा है x, y सच दैट x, y में डिफाइंड हो रहा है। सपोज कर लो यहाँ पे कि x इज लेस देन y एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमने एक रिलेशन तैयार किया। ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है? a क्रॉस b पे। दैट मीन्स जो ये a क्रॉस b आया है उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑन a क्रॉस b। सबसेट समझते हो ना? सबसेट क्या होता है? ये जो टोटल सेट बना है a क्रॉस b एक पूरा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स है, एक एक तो ये पूरा सेट है। इस पूरे सेट में से कुछ एलिमेंट्स अगर आप निकाल लोगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस टोटल सेट। तो ये पार्ट बना हमारा x, y। क्या आएगा? आप इसको लिटरली लिख सकते हो, x इज लेस देन y। कौन कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर? इतने एलिमेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन निकल करके आएगा, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकल करके आएंगे। ठीक, दिस इज अ सेट। और भी आप रिलेशन फॉर्म कर सकते हो। आप रिलेशन ऐसे भी लिख सकते हो, x, y where x is greater than y and x belongs to a and y belongs to b। ये भी एक रिलेशन बन सकता है। आप ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हो, x, y, x is equal to y and x belongs to a and y belongs to b।
ऐसे आप कितने रिलेशंस निकाल सकते हो? मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म। ये आपने पढ़ा है, ये सब 11th में ही पढ़ा है किस तरह से रिलेशन बनता है। ऑल दिस रिलेशंस आर वन ऑफ द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो मतलब इसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं, ऑल दो सबसेट्स आर वन ऑफ द रिलेशन। ये ध्यान देना, जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट्स एक एक तरह का रिलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसेट्स आपको अगर याद हो तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिलेशन ऐसा बनेगा जो एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट अगर एक रिलेशन है तो कैसे होगा? अगर इसमें हमें डिफाइन करना है कोई एम्प्टी सेट वाला रिलेशन, तो हम लिखेंगे x, y। कई तरह से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही आप लिखो। इट्स नॉट अ वे, हम खाली एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्टी सेट वाला रिलेशन कैसे यहाँ पे फॉर्म होगा। एक ऐसा रिलेशन हम बताने जा रहे हैं जो इसमें लाई ही नहीं करता है। तो हम लिख रहे हैं कि x and y both greater than 8। फॉर एन एग्जांपल, x और y जो है both greater than 8 and x belongs to a and y belongs to b। अब देखो, a और b दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 8 से बड़ा हो। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं आएगा जिसमें 8 से बड़ा एलिमेंट हो। तो 8 अगर 8 से बड़ा है ही नहीं तो ऐसा कोई भी इसमें नहीं आएगा। तो ये जो रिलेशन आया ये आपका एम्प्टी रिलेशन कहा गया। कौन सा रिलेशन कहा गया? नल रिलेशन भी तो कहते हैं। हाँ, इसमें आ जाएगा एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि सारे एलिमेंट आ जाए। यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल। तो आप इसको भी फॉर्म कर सकते हैं। एक रिलेशन हम यहाँ पे फॉर्म कर दें, अगर एक रिलेशन हम ऐसा फॉर्म कर दें x, y, वेयर हम लिख दें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 4 से कम है, x लेस देन 4, y ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, एट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। लो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने ये भी एक रिलेशन बना दिया। तो अब ये जो रिलेशन निकल करके आएगा इसमें तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। ऐसा एक्स वाई लेना है जिसमें एक्स वाली वैल्यू 4 से कम हो। ये सारे देखो, सब में एक्स की वैल्यू 4 से कम है। ये वाई वाला एलिमेंट ऐसा लेना है जो 1 और 6 के बीच में हो। ये सारे एलिमेंट्स है जिसमें 1 और 6 के बीच में है वाई की वैल्यू। ये सारे के सारे जितने ऑर्डर पेयर बने वो यहाँ पे बन गए। तो ये वाला रिलेशन कौन सा कहा गया? ये यूनिवर्सल कहा गया। और ये वाला कहा गया नल और वॉइड। नल या वॉइड रिलेशन कहा गया। अच्छा, एक चीज और, ये यूनिवर्सल वाला और ये वाला, ये दो रिलेशन को कई बार ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। इस तरह के रिलेशन को कई बार ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। अच्छा, ये आप याद रखना, ये तो थ्योरेटिकली में हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ ले, व्हाटएवर भी। मेन क्या चीज हम समझाना चाह रहे हैं, आप ये हमेशा दिमाग में रखना कि जितने भी रिलेशंस बन रहे हैं दे ऑल रिलेशंस आर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो आपके जितने सबसेट बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उतने रिलेशंस फॉर्म कर पाओगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, ये भी आपने पढ़ा था, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वाले में जितने सबसेट्स आए हैं, जितने एलिमेंट्स आए हैं उसमें जितने सबसेट्स बनेंगे। तो अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो 12 एलिमेंट्स हैं तो आप बता सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 2 के पावर 12। ये फॉर्मूला होता है 2 के पावर m। अच्छा, ये 12 भी कैसे आया? अगर मान लो इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट, इसके 4 एलिमेंट, इसको मान लो अगर इसमें a एलिमेंट है और इसके अंदर b एलिमेंट है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया 2 के पावर ab। किसी को डाउट है तो देख लो, शायद इसी तरह कुछ फॉर्मूला 2 के पावर pq पिछले साल एनसीईआरटी में लिखा है, हम ab लिख दिए। तो इतने सबसेट्स बनेंगे, मतलब इतने रिलेशन बन सकते हैं। आप लिटरली देखो, हमने देखते देखते इतने बना दिए, हमने कुछ सोच के नहीं रखा, हमने कहीं लिख के नहीं रखा है, हम ऐसे ही एग्जांपल लिए इतने रिलेशन में। आप भी कई रिलेशन अपने मन से सोच सकते हो, वो सारे रिलेशन इसके कोई ना कोई सबसेट होंगे। तो ये भी एक सबसेट होता है नल वाला। ईच सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अपने आप का सबसेट होता है। तो ये भी एक सेट सब वो रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन है, ये सारे रिलेशंस हैं। अब हमको जो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है वो एक स्पेसिफिक है। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन आया जिसको हम डिस्कस कर लें। एक रिलेशन ये आया, ये वाला, ये जो हमने रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन पे ध्यान देना। इसमें कौन से एलिमेंट? हाँ, 2, 2, 3, 3।
बस, और कोई तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। 2,2 नहीं। 3,3 इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो किसी सेट पर डिफाइंड हो। मान लो कोई सेट है, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। अच्छा, सिर्फ एक सेट अगर लिख का मतलब क्या हो गया? अगर हम सिर्फ एक सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मीनिंग आप ध्यान रखना कि दैट मीन्स ए क्रॉस ए टाइप ऑफ रिलेशन। अब इसमें ये हो गया जैसे तुमने बताया 2 2 3 3 मतलब ए कॉमा ए। ठीक, ये ए कॉमा ए किसमें ए बिलोंग कर रहा है? अपने सेट में। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, ए हटा देते हैं। मान लो एक्स कॉमा एक्स, ये ज्यादा समझ में आएगा। एक्स कॉमा एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो ए में बिलोंग करे, ठीक है ना। एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, ध्यान देना। तो कोई, अब जैसे इसमें ए पे अगर हम डिफाइन करें तो जैसे इसमें से आ गया हमारे पास कौन कौन सा आ गया? एक तो ये आ गया, ये आ गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गया हमारे पास दो सेट्स में ए क्रॉस बी में, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए, खाली इतनी सी बात का है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 1 1 हो, 3 3 हो तो 2 2 है तो 4 4 हो, 5 5 हो, ये नहीं है, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। 1 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए टू बी पे रिलेशन डिफाइंड है। तो ए टू बी में 1 है ही नहीं, तो 1 1 नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये रिलेशन सिर्फ ए पर डिफाइंड होता है, सिर्फ इसके ऊपर अगर डिफाइंड होता, तो ए क्रॉस ए जब करते तो 1 क्रॉस 1 आता, 2 क्रॉस 2 आता, 3 क्रॉस 3 आता, ये भी आता। तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन ए के ऊपर डिफाइंड होता है। क्लियर है? अब इस साल जो पढ़ना है आपको, वो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। अच्छा, इक्विवेलेंस भी हटा दे, पहले हम बेसिक चीज बता दें। जो रिलेशन पढ़ने हैं वो आपको एक रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सेकंड सिमेट्रिक पढ़ना है, और थर्ड ट्रांजिटिव पढ़ना है। A relation R in set A is called reflexive. A relation R in set A is called reflexive. कब reflexive कहेगा ये सेट? तब कहेगा जब if A कॉमा A, ध्यान देना, A कॉमा A कॉमा A मतलब दोनों इक्वल, जैसे कि आइडेंटिटी में डालेंगे। जिससे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है अगर लोग डिस्कस करेंगे। इफ A कॉमा A belongs to R for every A belongs to set A। लैंग्वेज पे ध्यान देना, हो सकता है पढ़ने में सुनने में बहुत ऑड लग रहा हो, समझ में ना आ रहा, हम पूरी चीज समझाने की कोशिश करेंगे, ये लैंग्वेज समझनी जरूरी है। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? आर रिलेशन, ठीक, रिलेशन आर कहाँ से आया होगा? ये डिफाइंड सेट ए पर। ए एक सेट होगा, उसका ए क्रॉस ए किया गया होगा। तो जब ए क्रॉस ए किया गया होगा तो कई सारे ऑर्डर पेयर्स आए होंगे, ठीक है ना। उन सारे ऑर्डर पेयर में से हमको ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो ए कॉमा ए हो, मतलब 1,1 2,2 3,3। क्लियर है? ऐसे ऑर्डर पेयर ले लेंगे, ठीक। वो जो ऑर्डर पेयर, डबलेट बना है हाँ, ना। डबलेट बनाना है। डबलेट होना चाहिए उस रिलेशन में, ऐसा रिलेशन हमें लेना है जिसमें डबलेट है, सच दैट कि फॉर एवरी ए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या कर रहा है कि अगर सेट ए है आपका, सेट ए सपोज करो कि आपके पास 1 है, 5 है, 9, ये 3 एलिमेंट है, ठीक। अब आपका एक रिलेशन बन रहा है R1 सच दैट 1,1 है, 5,5 बना, 9,9 बना, ये एक रिलेशन बना। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए कॉमा ए इस डबलेट बन रहा है, और जो भी ये एलिमेंट 1 5 और 9 है, दे ऑल बिलोंग्स टू किस सेट में बिलोंग कर रहा है? ए में। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। किसी को भी मतलब अगर इसका ए क्रॉस ए आप निकाले लो, ए क्रॉस ए अगर आप निकालो तो ये क्या आएगा? ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी को भी निकालने में प्रॉब्लम होगी तो बता देना। 1,5 आएगा, 1,9 आएगा, 1, 5,5 आ जाएगा, 5,1 आ जाएगा,
5,9 आ जाएगा। ये सारे ऐसे निकल के आएंगे, देख लो। उसमें 1,1 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, आगे 9,9 भी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी भी है, ध्यान देना। अब हमने लिखा 1, आइडेंटिटी और रिलेशन फर्क क्या हुआ? बता रहे, फर्क ही बता रहे। ये रिफ्लेक्सिव हुआ, हो जाएगा, हो जाएगा। गलत। नहीं नहीं नहीं, एवरी एवरी लिखा था, अब एवरी थोड़ी है इसमें। हाँ देखो, बात समझ 9,9 गया। ये रिफ्लेक्सिव का नहीं मतलब है। तीनों होना चाहिए उसके लिए। हाँ, ये आइडेंटिटी है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब अगर आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी भी है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी है। ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। क्लियर है? मतलब खाली 1,1 भी रहा तो आइडेंटिटी हो जाएगा। हाँ, अब ये देखो 1,1, 5,5, 9,9, 1,5, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है, बीच में रिफ्लेक्सिव है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। नहीं है, नहीं है। 9,9 कहाँ है उसमें? 9,9 है कि नहीं है? अच्छा, 9,9 लिखे तो हैं तीसरे नंबर पे। हाँ, अच्छा, 9,9 लिखा हुआ है। हाँ, तब है। 9,5 हाँ, तो लिखा हुआ है। 1,5 अरे तो उसमें खाली मैं सब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, हमको दूसरे का क्या मतलब, तीनों मिल गया तो फिर हो हाँ, गया। हाँ और एवरी लिखा हुआ है ना, एवरी। हाँ, तो जितना ए है, जो भी ए इसके अंदर है, ए कौन कौन हो गया? ए वाला एलिमेंट 1 हो गया, ए वाला एलिमेंट 5 हो गया, ए वाला एलिमेंट 9 हो गया। ये तीन एलिमेंट ए के हो गए, जो डेफिनेशन कह रही है, ठीक है ना? ये तीन एलिमेंट ए के हो गए। क्या ये तीनों ए कॉमा ए इसमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये तीनों दे रहे हैं, बाकी कोई कुछ भी देता रहे, हमको क्या मतलब? रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव सिर्फ यही कहता है कि जितने एलिमेंट आपके सेट में है, वो एलिमेंट डबलेट बनाए, और वो डबलेट होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। हाँ, आइडेंटिटी नहीं हुआ। आइडेंटिटी नहीं हुआ, क्योंकि ये गड़बड़ा गया। आइडेंटिटी में तो जितने भी इस रिलेशन के अंदर हो सब डबलेट होने चाहिए। आइडेंटिटी क्या कहता है? सारे डबलेट होने चाहिए। ये एक्स कॉमा एक्स सब में होना चाहिए, और वो एक्स ए में होना चाहिए, बस इतना ही है। और सारे एक्स हो चाहे ना हो, इससे नहीं मतलब, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सिर्फ इसीलिए आइडेंटिटी को डिस्कस किया, सिर्फ इसीलिए आइडेंटिटी को हमने डिस्कस किया। ये आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान देना। सिमेट्रिक कहता है A1 और A2 बिलोंग्स टू रियल रिलेशन। A1 कॉमा A1 A2 अगर R में है तो A2 A1 भी R में होगा। ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई करेगा कि A2 और A1 भी R में हो। अगर ऐसा करे फॉर ऑल A1 A2, ध्यान देना डेफिनेशन पर, फॉर ऑल A1 और A2, और ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। जितने भी A1 A2 A में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एवरी A1 A2 लिखा और फॉर ऑल A1 A2 लिखा, दोनों में क्या फर्क है? देखो A1 A2 दो नंबर, यहाँ रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। जैसे हम बताएं, एक सेट ले ले फिर तब ना। ये आ गया 1 2 3, अब उसके ऊपर हम बना रहे हैं, देखो अब आया हमारा 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। नहीं, ये वाला नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं नहीं, 3-2 नहीं है, 2 2-3 3 का का 3-2 नहीं। 2 3 का 3 2 है ही नहीं। हाँ, तब सीधा सा यही हो गया कि जितने ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में आ रहे हैं, वो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन सब का अगर रिवर्स है, अगर उन सब का अपोजिट वाला अगर दिया हुआ है उसके अंदर, तो ही वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना?
ये वाला सिमेट्रिक हुआ, ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका 3 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक, अच्छा ये ध्यान देना इसका 1 1 और ये 1 1 ये है, ठीक है, 1 1 और ये 1 1। एक सेकेंड, ठीक, ये सिमेट्रिक माना जाता है। ये 2 2 ये 2 2 ये 3 3 ये 3 3। अब इसके लिए 1 3 तो ये 3 1 चाहिए अलग से, लेकिन इन सब का तो ऑटोमेटिक सिमेट्रिक है, ये चीज ध्यान देना। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, रिलेशन का एक इनवर्स भी होता है, सिमेट्रिक का रूल। अगर ये एक रिलेशन है, फॉर एन एग्जांपल, इससे रिलेट मत करना, फॉर एन एग्जांपल दिस इज द रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड टू यू। ठीक, तो अगर ये एक रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस बी पर, इसका मतलब हो गया कि ये जो पहला एलिमेंट है वो ए में होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी में होगा। अब अगर हम इसका आर इनवर्स निकालें, आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई जो इस ऑर्डर पेयर में है वो इंटरचेंज कर जाए। आर इनवर्स का मतलब यही हुआ, मतलब जो जो ऑर्डर पेयर है सबका इंटरचेंज कर दो। इसका 2, 1 ले लो, इसका 3, 1 ले लो, 3, 2 ले लो, ये हो गया 2, 1, 2, ये हो गया 1, 3, ये हो गया 2, 3। ये हमने आर इनवर्स निकाला। अब देखो हर एक टैली करना चाहिए, 1 2, देखो 1 2 एक जैसा है, 1, 3, ये देखो 1, 3 दोनों मिलना चाहिए सारे एलिमेंट, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2 सारे एलिमेंट्स टैली कर गए। अगर ऐसा हुआ R इज इक्वल टू आर इनवर्स, तो इसका मतलब होता है कि गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स हो गया, मीन्स अगर इनवर्स करने पर किसी रिलेशन के वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्लेसेस चेंज हो रही है, इट्स ट्रू, लेकिन अगर वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ओरिजिनल रिलेशन में थे, तो अगर एलिमेंट सेम है, इसका मतलब अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो तभी पॉसिबल होगा जब R सिमेट्रिक होगा। आप खुद चेक कर लो, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। आप इसमें से कोई भी एक निकाल दोगे तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, तो सिमेट्रिक आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब आ रहे हैं हम ट्रांजिटिव पर। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, जरा ध्यान देना, एंड लिखा है। ठीक, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। A1 A2 भी सेट R में है, मीन्स रिलेशन में है, एज वेल एज A2 A3 भी रिलेशन में है। अगर ये दोनों हैं तो ये इंप्लाई करे कि A1, A3 बिलोंग्स टू R। अगर ये दोनों है ओरिजिनली तो ये बिलोंग करे, ये इंप्लाई करे कि A1 और A3 भी जो है वो रिलेशन में है। तो फॉर ऑल रिलेशन, फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। मीनिंग कुछ समझ में आया? मीन्स अगर हमारा जो सेट है, अगर ये सेट है 1, 2, 3, अब इससे हम एक रिलेशन ले रहे हैं, अब देखो, अब देखो 1, 1 देख, ये A हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो अब ये A2 का 1, A2 और A3, इसको A1 लिया, ये A2 लिया, और ये A2 का A3 के साथ हुआ, तो A1 और A3 मतलब 1 और 2 ये खुद है कि नहीं है? फिर से देख लो, हम बता दें, 1, 1 ये मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, एंड 1, 2 दिया है क्वेश्चन के अंदर, मतलब A2 के साथ A3 का रिलेशन, A1 A2 भले ही दोनों इक्वल हो चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान देना। A1 और A2 ये हो गया, ठीक। अब ये A2 का रिलेशन A3 के साथ दिया है,
तो क्वेश्चन में क्या है, मतलब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कह रही है ये जो A1 है ये A3 के साथ लिंक होना चाहिए, मतलब 1,2 होना चाहिए। तो 1,2 ये खुद आ गया तो हो जाता है। अभी हम और आगे एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखो, अब इसमें अगर कंपेयर करो, ध्यान दो, तो जैसे 1,2 और ये 2,3, तो ये दोनों अलग अलग है। A1 A2 अलग है, फिर A2 और A3 भी अलग अलग है। 1 से 2 का रिलेशन है, 2 से 3 का रिलेशन, ये दोनों गिवन है। अब अगर ये दोनों गिवन है तो हमारा 1 और 3 जो है वो लाइक करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव कह रहा है। अच्छा, एक बात पे ध्यान देना, यहाँ जो डेफिनेशन है वो A1 एंड A2, A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R। अगर मान लो इसमें ये कोई एक दिया है, इन दोनों में से मान लो ये दिया है तुमको, ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया है या न दिया, तो क्या वो हम ट्रांजिटिव मानेंगे? मान लो अगर इसमें 1 2 दिया है, 2 3 नहीं दिया है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये जितना पूरा एलिमेंट दिए हैं, देखो ये तो हो गया 1 का 1 से 1 का 1 से 1 1, 2 का 2 से 2 का 2 से वो हो गया। इसको ऐसे भी ले सकते हो, 1 का 1 से 1 का 2 से, तो 1 2 आ गया, फिर 2 का 2 से और 2 का 2 से ही है, तो वापस ये ट्रांजिटिव हो गया। 3 का 3 से ट्रांजिटिव हो गया, 1 का 1 से 1 का 3 से 1 3 ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन 1 का 2 2 से आगे 2,2 है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। हाँ, ये तो हो ही गया, एक हो गया हमारा। हाँ, ये तो ऐसे ही ट्रांजिटिव, अगर ये 2 3 हट गया तो भी ये ट्रांजिटिव है। ये देख लो 1,2 है, 2 से 2 का है, तो 1 का 2 और 2 का 2, तो 1 से वापस 2 का होना चाहिए, तो 1 2 वापस ये है ही है। अगर हम इसमें से इसको हटा दें, अब ये ट्रांजिटिव है। अब अगर 1 का 2 है तो 2 से दूसरा है ही नहीं हमारे पास, 2 से दूसरा है ही नहीं। यही हम बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों में कोई एक हो तो क्या हम कंसीडर करेंगे ट्रांजिटिव कि नहीं करेंगे। अब यहाँ 1 1 का है और 1 से 2 का है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। 3 से 3 है और 3 का 3 से हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। अब ये भी देख लो, ये भी कई एलिमेंट है, देखो हम सारे एलिमेंट जितने हमने लिखे हम सबका बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। 1 का 1 से हुआ और 1 का 2 से हुआ, इसका रिजल्ट 1,2 ये आया है। 1 का 1 से है, 1 का 3 से है, इसका रिजल्ट 1,3 ये भी दिया है उसके अंदर। ठीक, फिर अगर तुम 1 का 1 से ले लो और 1 का 1 से ले लो तो 1 का 1 ही आएगा, ये भी है। फिर 3,3 का 3,3 ये भी देख लो, ये भी तुम्हारा ट्रांजिटिव है। ये सारे देखो ट्रांजिटिव है। क्लियर है? क्या चीज छूट रही है? क्या चीज छूट रही है तुम्हारी? 1,2 के बाद 2 का कुछ दिया ही नहीं है और 1,3 दिया है, ये एलिमेंट छूट जा रहे हैं। तो क्या ये सेट जो बना वो ट्रांजिटिव है? हमने जितने भी ट्रांजिटिव बन रहे हैं इस सेट में जो यहाँ पे है वो हमने यहाँ बना दिया। देखो पहले वाले का 1 का 1 से हो रहा है और इसके साथ साथ 1,2 हमको दिया है, तो इस 1 का 2 से हुआ तो ये आ गया 1 2, ये है हमारे पास। फिर इस 1 1 का 1 3 के साथ, मतलब A1 A2 A2 A3 A3, तो A1 और A3 का ये रिलेशन ये भी दिया है तीनों। फिर 1 1 1 1 का 1 1 से करेंगे, ये भी एक ट्रांजिटिव आया, ये भी दिया है। इसलिए जितने ट्रांजिटिव इसके अंदर बन रहे हैं ये 4 ट्रांजिटिव बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। ये जो हमने 4 एलिमेंट यहाँ लिखे हैं, ये जो सेट हमारा है, इस सेट में जितने ट्रांजिटिव बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। लेकिन ये वाला ट्रांजिटिव जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो क्या ये रिलेशन जो है
वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? हाँ है, है ना? ये तो है ना। बस ये छूट रहा है, हाँ हम वही बता रहे हैं, ये सिर्फ छूट रहा है, बाकी सब है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ Definition में तो आप फॉर ऑल लिखे हैं, लेकिन तो वो छूट कैसे सकते, मतलब ये कैसे हो सकता वही। हम बात बताने तो जा रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये अरे डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर ये दोनों है तो इसका होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से ही कोई गायब हो गया तो इसके होने की कंपल्सन कहाँ रह गई? हो तब तो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तब तो transitive हो। ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही कहने का मतलब है, यही बताने का मतलब है। 1 2 दिया है, ये दिया है, अब ये है ही नहीं, तो फिर ट्रांजिटिव की कंपल्सन कहाँ रह गई? कंपल्सन तो तभी होती है जब ये दोनों रहे तो ये रहना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। डिफिनेशन ये कह रही है कि इन दोनों के रहने पर ये हो। अगर इन दोनों में से ही कोई एक गायब है तो ट्रांजिटिव है ही है, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, वो तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है हमको। फिर बात क्लियर हुई? हाँ हाँ आ गया समझ। ठीक है ना? यही इसमें समझने वाली चीज थी और कोई खास चीज नहीं है। और अगर अगर ऐसा हो A1 A2 है और A2 A3 भी है और A1 A3 ना हुआ तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। हाँ, बस ये अगर कंडीशन A1 सबसे A2 इम्पोर्टेंट है। है और A2 A3 नहीं है तो A1 A2 के रहने से कोई मतलब नहीं है, वो हाँ, ट्रांजिटिव बोल देंगे उसको। ट्रांजिटिव बोल, ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गई है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों चीजें हैं तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो रहे हो। हम कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं, अभी तक हम लोग ने न्यूमेरिकल एग्जांपल सेट के लिए कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। इन अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये एक सेट ले लिया ट्रायंगल्स का। देख, रिलेशन दे दिया हमने T1, T2, दो ट्रायंगल्स है। रिलेशन क्या है T1 T2 का? सच दैट T1 is congruent to T2 for all T1 T2 belongs to T। ये अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और रिफ्लेक्सिव लिखने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, आपको जैसे क्लियर हो, जो समझ में आ रहा हो, जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो वो आप करो। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए और रिफ्लेक्सिविटी हम क्या करेंगे? लेट ये T1 एक ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो T1 बिलोंग्स टू T, ये आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। हमने एक ट्रायंगल लिया तो क्या ये ट्रायंगल T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा T1 से? आप कोई भी ट्रायंगल उठा लो पूरे सेट में कहीं पे भी, तो हर ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। आप ये इंग्लिश में लिख दो एक लैंग्वेज, ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ एंड देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। अगर ये समझ में आता है और क्या रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव ये मालूम है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही वे दिखाना है आपको। सिंस ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ देयरफॉर द फंक्शन देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिसिटी सिमेट्री के लिए हमको क्या दिखाना है? लेट T1 T2 be two triangles in T। दो ट्रायंगल्स हम T1 T2 सपोज कर रहे हैं सच दैट कि T1 is congruent to T2, ये हमने लिया। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो आपको तो पता है A2 कि T1 T2 के भी भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। अगर हमने T1 T2 दो ट्रायंगल्स लिए मतलब हमने क्या लिया? हमने एक एलिमेंट लिया T1, T2 बिलोंगिंग टू R, हमने ये लिया जो कि ये जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर ये जस्टिफाई कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। अगर ये है तो इसका मतलब हो गया T2, T1 बिलोंगिंग टू रिलेशन R। अब ये हो गया मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, और आप इसको थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको ये लिखने नहीं आता है।
यही आपको यहाँ पे छूट है, इसलिए आप परेशान मत होना। बस ऐसा लिखो कि सामने वाला पढ़ के उसको समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ऐसी इंग्लिश मत लिख देना कि आप ही समझो कोई दूसरा ना समझ पाए। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है फंक्शन में, आपके रिलेशन में, तो अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन का ये मतलब हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब अगर ये मतलब है तो हमको पता है कि अगर ये दो ट्राइंगल्स ऐसे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका T2 T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में होगा, क्योंकि रिलेशन तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कंटेन कर रहा है। तो अगर T1 T2 कंटेन हो रहा है तो T2 T1 भी कंटेन हुआ होगा। दैट मींस जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। अब हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। हम इसी में ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 लेने होंगे। हमने T1 लिया, T2 लिया, T3 लिया, ये 3 हमने लिए। कैसे लेंगे ये भी हम बता दें मैथमेटिकली। आप ले लोगे T1, T2 बिलोंग्स टू R। मतलब क्या हुआ? दैट इज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। फिर आपने लिया T2, T3, ये बिलोंग करता है R में। दैट मींस T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये हमने कंसीडर किया। ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन है कि ये दोनों होंगे तो थर्ड वाला पॉसिबल होगा। तो ये दोनों तो हमें लेना है, तो ये हमने लिया। और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए इन 3 ट्रायंगल T1 T2 T3 में वो ऐसे हैं कि T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा है तो आप लॉजिक बताओ कि क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा? ये लॉजिक है, इसमें हमें कोई प्रूफ करने थोड़ी बैठना है कि T1 T3 का है कि नहीं है। T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अगर T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T1, T3 बिलोंग्स टू द रियल रिलेशन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताओ, सेट ऑफ लाइंस और रिलेशन है L1 परपेंडिकुलर L2। इन अ सेट ऑफ लाइंस हमारा रिलेशन क्या स्पेसिफाई कर रहा है? रिलेशन कह रहा है L1 परपेंडिकुलर L2। अब इसमें बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? और रिफ्लेक्सिविटी क्या होना चाहिए? L1 नहीं है रिफ्लेक्सिव। L1। क्या हर लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर होती है? नहीं। लेकिन अगर ये रिलेशन परपेंडिकुलर की बजाय अगर पैरेलल का होता, तब हो जाता, लाइन इज हो पैरेलल, जाएगा। हाँ, तब हो लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना? किसी को भी डाउट हो तो पूछना। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या हो आप जाएगा। कह सकते हो कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के? यस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब यहाँ पे देखो, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका ये भी तो मतलब हो जाएगा। पैरेलल है L1 के, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। हो ही जाएगा। अच्छा, थर्ड वाला, अगर L1 is perpendicular to L2 and L2 is a line that is perpendicular on L3, तो क्या ये है कि L1 is perpendicular to L3? हाँ वाह, नहीं, कहाँ से होगा? नहीं होगा। कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से क्लैश हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बताएगा। अब ये देखो, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। हम ये पैरेलल नहीं हो चेक जाएगा। कर सकते, लाइन ड्रॉ अब करके। L2 पर परपेंडिकुलर रहेगी ये L3, L1 L2 पर, अच्छा अच्छा L2 L3 ठीक। पर परपेंडिकुलर, तो L3 और L1 क्या होगा? परपेंडिकुलर। कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ठीक। ये गलत हो गया, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे आप, if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होगा? होगा। हाँ होगा ही। हाँ ये होगा। और क्या? ठीक है ना? तो ये जो हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, उनको इक्विवेलेंस कहा जाता है। ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है ये चीज? हाँ। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 1 में एनसीईआरटी के, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहला वाला निकाल लो एनसीईआरटी, जरा फटाफट डिस्कस कर लें। सारा नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला वाला आपको दिया है इन सेट ए में देखो 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें ए क्रॉस ए आप कैलकुलेट करने मत बैठिएगा,
बहुत लंबा हो जाएगा। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो a आपका निकल के आएगा a क्रॉस a, इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे, सारे ऑर्डर पेयर जितने भी आएंगे आपके, ठीक, उसमें से आपको r ऐसा छांटना है जिसमें कि x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये जो दोनों एलिमेंट x और y होंगे वो दोनों किस में होंगे, सेट A में होंगे। मतलब जैसे हम छाट लें, आपको दिखाएं 1 कॉमा 3, ध्यान दो 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा। फिर हमने छाटा इसमें 2 कॉमा 6, देखो 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 6 करोगे 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है छाटना? हाँ हाँ कहाँ तक जाएगा, बहुत जाएगा और भी आगे। 15 कहाँ ले गए, 14 ही तक दिया है ना। वेरी गुड, ये तो आएगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक आएगा। किसको किसको प्रॉब्लम है बेटा, ये 15 जो है वो सेट में है ही नहीं, 15 जो है सेट में है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। कहाँ से आ पाएगा, आप देखो 1 से लेके 14 तक ही है, जो भी दोनों एलिमेंट्स है वो सेट ए में होने चाहिए। तो ध्यान देना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं तक सिर्फ आपके एलिमेंट्स आए। ठीक, ये आपका रिलेशन आ गया जो क्वेश्चन में कह रहा है। अब इस रिलेशन को जज करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। जब आपके पास एलिमेंट्स आ गए, आपको इसमें दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 कुछ दिख रहा है? नहीं कहाँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है। सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। अगर 14 एलिमेंट्स है सेट ए में, तो 14 एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए, तो एक का भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस खत्म। क्यों? क्योंकि वो डबलेट है ही नहीं, मतलब सेम एलिमेंट आइडेंटिकल एलिमेंट है ही नहीं। अदरवाइज आप एक और तरीका है दिखा सकते हो, आप ले लो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, आप ऐसे ले लो फॉर रिफ्लेक्सिविटी x कॉमा x शुड बिलोंग टू दिस, यही तो होना चाहिए। मतलब y की वैल्यू भी x, आपको रिलेशन क्या दिया है, x कॉमा y का रिलेशन क्या दिया है आपको, x कॉमा y का रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई, ये रिलेशन दिया है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इसमें अगर लगाओगे तो आएगा 3x माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 दिया है, ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशन को इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करो, आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आया। x शुड बिलोंग टू a, क्या ये x a में है, 0 a में है ही नहीं, आप देख लो। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना? हाँ हाँ, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच हो गया और वो लिखने का अप्रोच हो गया, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये समझ में आ गया। फिर ट्रांजिटिविटी के लिए देख लो, अगर 1 3 है तो 3 1 है ही नहीं, कहाँ से ट्रांजिटिव हो गया, आप ओरल बता दो। एक भी अगर नहीं होगा, अरे सिमेट्रिक, एक भी नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं है, पहले वाले से ही पता चल गया 1 3 है, 3 1 है ही नहीं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने A1 A2 है सब में होना चाहिए। तो अगर पहले वाले में ही नहीं आ रहा है 3 1, गलत, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। क्लियर है? ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव भी नहीं है, नहीं है नहीं है, 19 नहीं है, 13 है, 39 है, 19 तो है ही नहीं। हाँ भाई, अगर A1 A2 A3 ये तीनों अगर है, मतलब अगर A1 A2 है और A2 A3 है, तो A1 A3 रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों है तो 1 और 9 भी होना चाहिए, तो नहीं है। 2 6 है, अब भले 6 के आगे कुछ हो ना हो, हमें मतलब ही नहीं, ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन अगर ये दोनों है तो तीसरा होना चाहिए था, यही कंपल्सन है ट्रांजिटिव का। क्लियर है बात? तो बाकी इसमें कुछ नहीं हुआ। हो जाता, अगर सिर्फ यहाँ पे 1,9 हो जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि अगर ये दो है तो तीसरा होना चाहिए।
ये और ये से कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों से ट्रांजिटिव में। एनसीईआरटी में हाँ जैसे एग्जांपल सॉल्व किया इसमें रिलेशन वाले में, तो इसमें हाँ, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, हम वही तो तो कह रहे वैसे हैं कि तो समझाओ। तुम्हें अगर खुद को समझ में आ जाएगा तो तुम समझा दोगे। तुम कैसे भी एग्जामिनर इतना पढ़ेगा पैराग्राफ बैठ के। अरे तुम्हें समझाना, तुम लिखो, छोटे में लिखो ना, तुमको आ रहा है तो। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है ये कि वाला ज्यादा सही है जो आप बताए हैं, 3x - x टाइप का, मतलब इस तुमको टाइप का तुमको क्वेश्चन आए तो। clear होना चाहिए। अरे बहुत यूजलेस हम्म। क्वेश्चन है, ऐसे मजाकिया क्वेश्चन है कि हम तुमको क्या कहें। अब देखो आगे होगा, कहीं था जरूर। हाँ, फिफ्थ वाला इसी का रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक रिलेशन है एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये एक रिलेशन है। क्वेश्चन क्या है? सेट ऐसा है, एक ह्यूमन कुछ सेट ऑफ पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी टाउन में रहते हैं। तो उसमें से दो दो लोगों का पेयर किया, एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब इसमें हम अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो एक्स वाई की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स एक्स अगर वर्क एट द सेम प्लेस, कौन हो गया? एक ही आदमी हो गया ना। तो एक आदमी तो एक जगह ही काम करेगा, एक ही टाइम पर, वो भी दिया है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ही टाइम पर एक ही आदमी दो जगह कैसे काम कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है वो एक ही जगह काम करेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको हम सिमेट्रिक कैसे बताएंगे? अगर दो लोग हैं, एक्स है और वाई है, दोनों लोग अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि वाई और एक्स भी एक जगह काम कर रहे हैं? अगर राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि श्याम और राम भी एक जगह काम कर रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। सिमेट्रिक हो गया। हाँ यही लिखना है। और क्या कर, अब इसमें क्या मैथमेटिकल कहाँ बताओगे? अब तुम इसमें मैथमेटिकल बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये करने का तरीका कोई फिक्स नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर। अब इसमें डी वाला, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। अरे एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है? अच्छा सोच है जो करो। अब एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स। अब ये कैसे पॉसिबल ट्रांजिटिव निकालोगे तो बताओ? एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। बढ़िया है। इसका ट्रांजिटिव मजा आ गया था। तो ये मीनिंग उसको हम एनसीईआरटी में देने का हम क्या कहें? हम कुछ बोल नहीं सकते एनसीईआरटी को। दैट इज अनदर थिंग। अब एक्स इज द फादर ऑफ वाई बताओ। चलो एक्स इज द फादर ऑफ वाई हो सकता है, अब वाई इज द फादर ऑफ जेड हो सकता है। एक्स इज द फादर फादर ऑफ ऑफ एक्स। एक्स कैसे होगा? एक्स इज द फादर ऑफ एक्स कैसे होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से है। अब ये सब लिखने वाली चीज है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। चैप्टर में यही सब चीज दी है। और क्या है? ये एक्सरसाइज तो फालतू है तब, मतलब क्लासिफाई करना है और ये सब करना है। और क्या है? अब जैसे थर्ड वाला है, नहीं थर्ड भी नहीं, इसके बाद वाला है। हाँ फोर्थ वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर then r defined as r is equal to a comma b, a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। ये रिलेशन r जो है, देखो बोल्ड लेटर में r लिखा है। बोल्ड लेटर में r मतलब रियल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक रिलेशन जो कि a कॉमा b, जिसमें दो एलिमेंट्स है, वेयर a इज लेस देन और इक्वल टू b। इसको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्सिव है, a इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब a कॉमा a इज देयर, b कॉमा b इज देयर, c कॉमा c इज देयर। ये है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ध्यान देना, ये कंफ्यूज मत होना। लेस देन और इक्वल टू वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। दो नंबर कुछ भी तुम ले लो, मान लो 3 और 5 ले लो, तो अगर 3 इज लेस देन 5 तो आप ये थोड़ी कहोगे कि 5 इज लेस देन 3। यह कहाँ से ट्रू होगा? इफ 3 is less than 5 then 5 can't be less than 3 and therefore this is not symmetric in any case। ठीक है ना। आप एग्जांपल दे दो, एक्सप्लेन कर दो इंग्लिश में, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। फर्दर देखो, if 3 is less than 5 and 5 is less than 7 then you can say that 3 is less than 7, it's true। हम इसको वेरिएबल में दिखा सकते हैं, a is less than b, b is less than c, then we may say that a is less than c। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये श्योर है कि ए सी जो होगा वो भी आर में होगा। ये ट्रू है। ये ट्रू नहीं है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो आप कहोगे कि बी ए श्योरली डज नॉट बिलोंग टू आर।
सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में करना, सब अपने अपने तरीके से कर सकते हो, कोई बहुत कठिन नहीं है। इन सब चीजों पे ध्यान देना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जज करना है तुमको। भाई रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया है, ये ध्यान देना, है ना? सही है। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। गलत। होगा। नहीं होगा, अरे कैसे? सिमेट्रिक भी नहीं होगा ए ये इज इक्वल टू ए क्यूब कहाँ से हो जाएगा? तब अच्छा, फॉर ऑल के लिए नहीं हो पाएगा। अच्छा, a इज लेस देन a क्यूब सही है कि गलत है? हर नंबर अपने क्यूब से तो छोटा ही होगा ना। तो। हाँ 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 गलत। ठीक है। कहाँ दिमाग है भाई? कहाँ? अरे हाँ, 1 थोड़ी होगा। रियल नंबर पढ़ रहे हो, रियल नंबर। 1 से छोटा नंबर लो, कैसे अपने क्यूब से बड़ा हो जाए तो वो हो जाएगा। वही ठीक तो। है, ठीक है। अरे भाई, रियल नंबर पे डिफाइंड है सेट। अगर आप ले रहे हो 1/2, ठीक है ना? अब 1/2 का क्यूब क्या हुआ? 1/8। अब 1/2 बड़ा है या 1/8 बड़ा है? 1/2। ये है, ये a क्यूब है। ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है, ये नहीं बड़ा है। अरे इतना तो पता होगा ना भाई। क्या मजाक कर रहे हो भाई? अरे ये हो गया 0.5, ये हो गया कुछ 0.125। कौन बड़ा है? मतलब 0.5 ही बड़ा। अब यहाँ तो a इज ग्रेटर देन a क्यूब हो गया। अब क्वेश्चन तो कह रहा है कि अरे हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि a इज लेस देन a क्यूब रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हर एक a पर नहीं होगा, ये ध्यान देना। अगर ये 1 से बड़े नंबर हैं तब तो सही है, लेकिन 1 से छोटे नंबर पर ये गलत हो जाएगा रिलेशन। समझ में आई बात? हाँ हाँ रियल नंबर सारे नंबर होते हैं ना। रियल नंबर में तो एवरी नंबर होता है, ये वाला नंबर भी रियल नंबर है। तब तुम तो ये हमारी बहुत गलत आ जाता है कि हम एकदम सामने वाली चीजों को देखते हैं, हम एक्सट्रीम नहीं सोचते हैं। रियल नंबर है, हम नेचुरल पे क्यों जा रहे हैं? एवरी टाइप ऑफ नंबर आर देयर, उस पे देखो, इस पे हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। डेसिमल में आएगा तो जितना स्क्वायर क्यूब पावर 4 करोगे ये नंबर और छोटा होता जाएगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है इससे ये क्वेश्चन डिफरेंट हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो। So that the relation R in a set 1, 2, 3 given by R is equal to this is symmetric but neither reflexive nor transitive। समझ में आ रहा होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों होना चाहिए, इसमें तीनों में से कोई भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 1 नहीं है ना इसमें? हाँ 1 2 2 1 है, 1 1 है ही नहीं। अगर ये दो हैं तो तीसरे का होना जरूरी है, ठीक है ना? तभी ट्रांजिटिव मानेंगे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो 7 फिर से बहुत अजीब बेकार क्वेश्चन है एक तरह से। एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेट ए दिया है ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, जिसमें कह रहा है कि एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई बुक है, दो बुक है जिसके सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर दो बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो बुक 1 बुक 2 लो या बुक 2 बुक 1 लो, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रहेंगे, सिमेट्रिक होगा। एक ही बुक लेंगे तो हमेशा सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे, रिफ्लेक्टिव होगा। बुक 1 का बुक 2 का अगर सेम पेज है और बुक 2 का और बुक 3 का भी सेम पेज है तो बुक 1 और बुक 3 का भी सेम पेज होगा। इक्विवेलेंस हो गया रिलेशन। हाँ हाँ ठीक है। क्या आगे थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत देर हो गई क्लास को, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको ट्राई करना है आखिरी एक बार। वाले तो आप, आखिरी वाले सारे आप डिस्कस कर लीजिए, जैसे ट्रायंगल वाला हो गया, L1 वाला हो गया, L1 L2 हो गया वाला। डिस्कस। आप अभी कर तो रहे थे शुरू में। हाँ हाँ 12 और वही 14 ऐसा ही कुछ है, बस इसमें दे दिया है कोई कंडीशन। हाँ, जैसे ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, अब उसमें अपने मन से करना पड़ेगा, एग्जांपल लेके, है ना? देख लो 13 वाला देख लो। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एस आर इज इक्वल टू P1, P2
सेट किसका है? पॉलीगन का है। हर तरह का फिगर हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन सब हो सकता है। तो सेट किस पे डिवाइड है ये ध्यान देना। P1 और P2 दो पेंटागन है सच दैट दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर P1 ट्रायंगल है तो P2 भी ट्रायंगल होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो प्रूफ तो हो जाएगा। अगर हम P1 ही लेंगे, P1 का P1 से करेंगे तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो आनी है, क्योंकि एक ही शेप है हमारे पास। अगर P1 का P2 के साथ सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो ऑब्वियस सी बात है P2 और P1 का भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। सेम इसी तरह आप ट्रांजिटिव को फॉलो कर सकते हो। आगे क्या दिया है? बुक वाला ही कर रहा। हाँ, आगे क्या दिया है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। अब भाई एक ट्रायंगल से रिलेटेड साइड्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4, 5, हमें क्या मतलब है इससे? हमारा सेट किसका है? पॉलीगन का। रिलेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड। तो ट्रायंगल अगर है तो इससे रिलेटेड कौन होगा? ट्रायंगल ही ना होगा। ट्रायंगल से रिलेटेड और क्या होगा? और तो कुछ होगा नहीं। तो एलिमेंट जो होंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का सेट कह रहा है, तो हमें क्या मतलब है? राइट एंगल हमारा पॉलीगन का सेट, हमारा रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो सारे ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द पॉलीगन जो है वो इससे रिलेटेड है। किसी को भी डाउट है तो पूछो। इसमें यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेट, कहां गया एक मिनट, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू, राइट एंगल को मिस कर दो, रिलेटेड टू ट्रायंगल टी। बस ट्रायंगल टी, अरे कुछ भी साइड हो, राइट एंगल हो, उससे क्या मतलब। हमारा रिलेशन ऊपर क्या बता रहा है? P1 और P2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर T एक एलिमेंट है जिसमें 3 साइड है तो दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? वही होगा जिसमें 3 साइड होंगी। ऐसे कौन से पॉलीगन होते हैं? इसको ट्रायंगल कहते हैं। हर वो ट्रायंगल जो इस पॉलीगन के सेट में होगा वो इससे रिलेटेड होगा। क्लियर है? आई थिंक सो रिलेटेड क्लियर होना चाहिए, कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है इसमें। इसके बाद तो पैरेलल वाला, हाँ अब इसमें पैरेलल वाले में भी देख लो। इसमें क्या है? 14th वाला, L be a set of all lines in XY plane and R be a relation in L defined as R is equal to L1 L2। दो लाइन लिया, L1 is parallel to L2, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। R is an equivalence relation, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। Find the set of all lines related to the line this। सेट किसका है? पैरेलल लाइंस का रिलेशन है। तो अगर इस लाइन के रिलेटेड कोई एलिमेंट हमें निकालना है तो हमें ऐसी लाइंस निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे निकालेंगे? तभी ना लाइंस पैरेलल होंगे। स्लोप सेम कर देंगे ना। हाँ, जब स्लोप इक्वल होंगे तो ये लाइन क्या दी है? y is equal to 2x plus 4। मीन्स ये जो 2 है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। y is equal to 2x plus c। ये हो गई लाइन। ये चीज इतनी सेम है, c कुछ भी हो जाए, हर वो लाइन जो इसको फॉलो कर रही है ये हमेशा पैरेलल होगी इस गिवन लाइन के। क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पैरेलल लाइंस निकालनी है, इस लाइन से रिलेटेड पैरेलल लाइन, इस लाइन से रिलेटेड पैरेलल लाइन वही होगी जिसका स्लोप सेम होगा। स्लोप क्या होता है? ये जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट सेम है, ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ भी रख दो, c रख दो, d रख दो, m रख दो, n रख दो, जो रखता है वो रख दो। हो गया। सारी लाइन जो इसको फॉलो कर रही है वो सारी की सारी लाइन इससे रिलेटेड हो गई। इसी तरह की चीज साथ में निकालनी है। अगर इसके बाद ना समझ में आए तो बाद में पूछ लेना।